जो भी छात्र 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आए हैं उन सबों का स्वागत है। और आपने भूगोल भी एक मुख्य विषय के रूप में चुना है, तो आप सभी का भूगोल विषय में भी स्वागत है। भूगोल वैसे तो आपके लिए नया नहीं है। आप पीछे की क्लासों में 6ठी क्लास से लेकर 7वीं 8वीं 9th 10th में भी आपने भूगोल को पढ़ा है किसी न किसी रूप में। जैसे महाद्वीपों के बारे में आप जानते हो, महासागरों के बारे में आपने पढ़ा है, वर्षा, मानसून, वनस्पति, इन सबों के बारे में आपने थोड़ा बहुत पीछे की क्लासों में पढ़ा है। लेकिन इस साल आप भूगोल एक स्पेशल विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उस काम के बारे में पहले से विचार विमर्श करते हैं कि ये काम कैसे होगा, इस काम करने से हमें क्या मिलेगा। तो डेफिनेटली ये जो चुनाव है विषयों का, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने अब भूगोल सेलेक्ट कर ही लिया है, तो भूगोल वास्तव में क्या है उसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया ही होगा कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आपने भूगोल को क्यों सिलेक्ट किया है। भूगोल हमें पृथ्वी के बारे में बताता है, हमारा आसपास का जो वातावरण है, हम जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जगह पर ही रहते हैं और आसपास का हमारा वातावरण है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, पहनते हैं, इन सभी ही चीज़ों पर, हमारे सभी क्रियाकलापों पर हमारे आसपास के वातावरण का प्रभाव है वो पड़ता है। आपको पता है कि जब हम पृथ्वी के बारे में विचार करते हैं, अलग अलग गांवों, शहरों, देशों के बारे में जब विचार करते हैं तो सबों में समानता नहीं है। कई देश आर्थिक दृष्टि से हमसे आगे हैं, कई देश हैं वो जलवायु दृष्टि से काफ़ी अच्छे क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। कई ऐसे भी देश हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ की जलवायु भी प्रतिकूल पाई जाती है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पृथ्वी में, हमारे वातावरण में हमें देखने को मिलती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं और कुछ हमें अच्छी नहीं लगती हैं। आप सेलेक्ट कौन सा करना चाहोगे? जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कोई देश है ज़्यादा विकसित है तो आप भी चाहोगे कि आप भी वैसा ही हो जाओ। लेकिन कोई देश ज़्यादा विकसित क्यों हो गया? कहाँ किसी स्थान विशेष की जलवायु है वो अच्छी क्यों है, किसी स्थान विशेष की जलवायु अच्छी क्यों नहीं है, वहाँ की जलवायु का वहाँ पर रहने वाले लोगों पर क्या असर होता है, ये अगर हमें जानकारी मिल जाए तो डेफिनेटली हम अपना और अपने देश का विकास है वो कर सकते हैं। और पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो भी स्थायी नहीं है, समय के साथ है वो बदलता रहता है। आप कभी अपने दादा दादी या बुजुर्गों के साथ बैठे होंगे, जब आप उनसे बात करते हो कि आप पुराने समय में कैसे रहते थे, क्या खान पान था, रहने का क्या तरीका था, आसपास का वातावरण कैसा था, तो निश्चित रूप से वो आपको बताएंगे कि अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। पहले अब जितनी सुविधाएं नहीं थी, जैसे लाइट नहीं थी, पानी की सुविधाएं नहीं थी, नहरें नहीं थी, और प्रकृति के साथ एकदम से हमारा साधारण संबंध था। लेकिन समय के साथ हमने प्रकृति को जाना, टेक्नोलॉजी का विकास किया और प्रकृति में कुछ बदलाव करके हमने हमारा विकास किया है, अपने जीवन को थोड़ा सा
आसान बनाया है और लगातार ये कोशिश जारी भी है। पुराने समय में जो था वो अब नहीं है और जो अब है वो आगे नहीं होगा। तो कहने का मतलब है समय के साथ हमारा जो पर्यावरण है वो बदलता रहता है। इस बदलते पर्यावरण को अगर हम समझ पाएंगे तो हम अपना विकास है वो कर पाएंगे, देश का विकास है वो कर पाएंगे। और ये जानकारी, पर्यावरण की जानकारी देता कौन है? भूगोल। तो इसलिए हमें भूगोल है वो पढ़ना चाहिए। एक दूसरा पक्ष अगर हम देखें, भूगोल पढ़ के अगर आपकी कैरियर बेस की बात करें तो काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं उसमें भी। इनके अलावा आप बहुत सारे जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी हैं उनका अध्ययन करके आप खुद का और देश का विकास है वो कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, मानचित्र कला, उसका अध्ययन कर सकते हैं। GIS भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS है जिसको जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जो आप मोबाइलों में देखते हो, कभी शहर में जाते हो तो ये जो मैप होता है वो आपको एकदम से एक्चुअल स्थिति बता देता है। ये GIS और GPS से ही संभव है। तो इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप अपना विकास है वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा संतुष्टि मिली है, आपको एक रीज़न मिला है, कारण मिला है कि हमें भूगोल है वो क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़कर हम क्या सीखेंगे, क्या कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप अपने बारे में जान पाओगे, अपने वातावरण के बारे में जान पाओगे, जो हम धरातल पर भिन्नताएं देखते हैं उनके बारे में देख पाओगे, और समय के साथ जो भिन्नताएं बढ़ती हैं, परिवर्तन होता है, उनको भी आप जान पाओगे और उनका अपने जीवन में उतार पाओगे। ठीक है? हाँ, तो अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया ही है कि भूगोल अच्छा है, हम पढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका भूगोल है क्या? ठीक है, ये विषय बढ़िया है, लेकिन ये है क्या? भूगोल है क्या है? तो उसके बारे में भी सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका शाब्दिक जो अर्थ है, उसका जो शब्द है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम विस्तार से देखेंगे भूगोल वास्तव में क्या है। भूगोल का पर्यायवाची अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी है। आप कई जगहों पर सुना होगा या सुन भी सकते हो कि जो भूगोल है वो ज्योग्राफी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि ऐसा नहीं है। भूगोल शब्द है वो अलग है और ज्योग्राफी अलग है। दोनों का यूज एक ही विषय के लिए होता है। उनकी उत्पत्ति और उसका इतिहास है वो भिन्न है। तो हम दोनों ही शब्दों की बात यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भूगोल क्या है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल ज्योग्राफी का हिंदी अनुवाद नहीं है। अब सबसे पहले हम इस शब्द की बात करेंगे। एक यूनानी दार्शनिक हुआ है इरेटास्थनीज नाम का। उसने सबसे पहले दार्शनिक हुआ है, उसने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग है वो किया है पृथ्वी के अध्ययन के रूप में। यूनानी भाषा में अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। दो शब्दों से मिलकर बना है जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और दूसरा अर्थ है ग्राफो। ग्राफो का ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो दोनों को अगर एक साथ मिलाएं
जियोग्राफी। तो क्या अर्थ बनता है? पृथ्वी वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो जो ज्योग्राफी शब्द है उस शब्द से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है कि ज्योग्राफी या भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन। अब दूसरा शब्द अगर हम बात करें भूगोल कैसे बना, तो प्राचीन काल में जितने भी विषय थे, वर्तमान में जिसका हम अलग अलग विषयों के रूप में अध्ययन करते हैं, जितनी भी प्राकृतिक, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनका भी हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। लेकिन आज से अगर हम इतिहास में जाएं तो शुरुआत में ऐसे विषय नहीं थे, और सबों का जो दार्शनिक हुआ करते थे वो एक साथ ही सभी विषयों का अध्ययन वो किया करते थे। तो प्राचीन काल में अगर हम पाश्चात्य देशों की अगर हम बात करें, यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो दार्शनिक थे वो पृथ्वी को और जो पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह हैं उनको चपट्टा या तस्त्री नुमा मानते थे, ऐसा कि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी है। उसी समय हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे वो पृथ्वी को गोल मानते थे। तो इस पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उस विषय को उन्होंने नाम दिया जियोग्राफी, इरेटास्थनीज ने। और हमारे भारतीय दार्शनिकों ने पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित जो विषय था उसको नाम दिया भूगोल, यानी भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। और वर्तमान में हम देखते हैं तो पृथ्वी लगभग गोल है, पूरी गोल नहीं है क्योंकि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपट्टी है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया है कि ज्योग्राफी अलग बना है और भूगोल अलग शब्द बना है, लेकिन दोनों का यूज ज्योग्राफी या भूगोल के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन शाब्दिक दृष्टि से आप समझ गए हैं कि ज्योग्राफी या भूगोल का क्या अर्थ है। पृथ्वी का वर्णन, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भूगोल में पृथ्वी का वर्णन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी बड़ी है, ऐसे नहीं। हम किसी भी चीज़ का अगर अध्ययन करते हैं तो मानव को ध्यान में रखकर करते हैं, हमारे विकास के लिए करते हैं। और भूगोल में पृथ्वी का वर्णन जो किया जाता है वो मानव के घर के रूप में किया जाता है, मानव के घर के रूप में, यानी हमारा ये घर है और मानव के घर के रूप में किया जाता है। तो पृथ्वी का वर्णन पूरी करने करके भूगोल में जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल का अध्ययन है वो किया जाता है। भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी तल का। किस रूप में किया जाता है? मानव के घर के रूप में। अब रही बात पृथ्वी तल किसे कहते हैं? पृथ्वी तल जहाँ पर हम रहते हैं, ऊपर का धरातल जहाँ पर हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, शहर बनाते हैं, नहर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, कृषि करते हैं, ये सारा जहाँ पर हम रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? तल, पृथ्वी तल। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि भूगोल में हम ब्रह्मांड का भी, अंतरिक्ष का भी अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के अंदर का भी अध्ययन करते हैं। तो ये कैसे है? भूगोल का मूल विषय क्या है? पृथ्वी तल का अध्ययन। लेकिन हम भूगोल में इनके अलावा भी अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अंदर का भी करते हैं और बाहर का भी करते हैं। ये वो क्यों? जैसे पृथ्वी तल का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे, यहाँ से चलें आप तो कहीं आपको पर्वत मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर झील हैं। ये क्या हो गया? पृथ्वी का तल हो गया।
और हमारा मूल विषय क्या है, इसी का अध्ययन करना। लेकिन अगर हमें इसको सही से समझना है, जैसे कि यहाँ पर पर्वत है लेकिन क्यों है, यहाँ पर मैदान है लेकिन क्यों है, यहाँ पर समुद्र है लेकिन क्यों है, यानी पृथ्वी तल का कारण सहित अगर हम अध्ययन करेंगे तो इन चीज़ों को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन है वो हमें करना पड़ेगा। पर्वत किसने बनाया, हमारा मूल विषय तो है पर्वत की जानकारी करना। पर्वत की जानकारी करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों बना। तो क्यों बने, इसलिए हमें पता चलेगा कि पर्वत को बनाने में पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ और पृथ्वी के बाहर की शक्तियों का योगदान है। इसके अलावा हम जनसंख्या की भी बात करेंगे तो कहीं पर जनसंख्या है वो ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर है वो कम मिलेगी। इसका कारण भी हम जानेंगे। इसका कारण जानेंगे तब यहाँ पर हमें धरातल का पता चलेगा कि एक जगह धरातल अच्छा है, जलवायु अच्छी है तो जनसंख्या ज़्यादा रहती है, और एक जगह अनुकूल नहीं है धरातल, इसलिए जनसंख्या है वो ज़्यादा नहीं रहती है। अब हम अगला क्वेश्चन ये करेंगे कि अनुकूल क्यों है और क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से पृथ्वी तल में हम पृथ्वी तल को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनका भी अध्ययन शामिल करते हैं। तो पृथ्वी तल को पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भी प्रभावित करती हैं और अन्य जो ग्रह हैं, पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो इस हिसाब से पृथ्वी तल में संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो शामिल हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात हम करें पर ये आपको क्लियर हो ही गया कि भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और कैसे करते हैं, पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं और कैसे करते हैं। कैसे करने में भूगोल पृथ्वी का संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। संश्लेषणात्मक का मतलब होता है किसी भी वस्तु का कारण सहित अध्ययन करना। जैसे भूगोल में 3 क्वेश्चन है और उन्हीं के आधार पर किसी चीज़ का वो अध्ययन वो किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है क्या ये वस्तुओं की पहचान से जुड़ा हुआ है, पहचान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने एक पर्वत देखा तो देखते ही जैसे छोटे बच्चे की तरह अगर आप सोचो तो पहली बार अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो पहला क्वेश्चन होगा क्या है ये, तो इससे पहचान से जुड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चा करेगा और कहाँ है ऐसा, मुझे भी लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन है कहाँ, यानी वितरण से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है क्यों, ये क्यों है। हिमालय पर्वत है, आपको पता चल गया हिमालय पर्वत है, ऐसे बहुत सारे विश्व में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब आप पता करोगे कि ये यहाँ पर क्यों है, आपके राज्य में क्यों नहीं है जो हिमालय पर्वत है, या फिर दूसरी जगह पर क्यों नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन जब जुड़ता है तो वो भूगोल को विज्ञान का रूप है वो देता है और ये कारण से जुड़ा हुआ है। इन सारे वर्णन से एक बात स्पष्ट होती है भूगोल है वो किसका अध्ययन करता है, समानता असमानता, यानी दो क्षेत्रों के बीच कौन कौन सी चीज़ों में समानता है, कौन कौन सी चीज़ों में असमानता है। यानी क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है वो भूगोल में कारण सहित किया जाता है, उसे ही संश्लेषणात्मक अध्ययन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है वो कैसे करता है। तो आप बता सकते हो कि भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन है वो संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है, कारण सहित करता है। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है
वो भूगोल की प्रकृति से संबंधित है। और अब हम इन 3 क्वेश्चनों के बाद भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्या है, और भूगोल का हमें पता चल गया पृथ्वी का वर्णन है, तो पृथ्वी का अध्ययन वो कैसे करता है, इसी क्वेश्चन को हम और आगे विस्तार से जानने की कोशिश है वो करते हैं। शॉर्टली हमने देख ही लिया है कि संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है वो करता है। भूगोल एक समांकलिन यानी इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है। समांकलन का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो अन्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ हो, उसे समांकलन विषय कहते हैं। एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ, वैसे तो उसके विषय क्षेत्र और अध्ययन की विधियों की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग अलग होगा। जैसे अगर हम मृदा विज्ञान की बात करें, मृदा विज्ञान, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सब्जेक्ट, मृदा विज्ञान का सब्जेक्ट क्या होगा, मिट्टी कैसे बनती है, कैसे इसकी संरचना है, वही होगा। और एक दूसरा अगर हम मृदा भूगोल में भी पढ़ते हैं तो ये जो मृदा भूगोल है और मृदा विज्ञान है उनके बीच एक संबंध पाया जाता है। ये जो भूगोल है वो यहाँ से सूचनाएं प्राप्त करेगा, अन्य विषयों से भी सूचनाएं प्राप्त करके एक संश्लेषित ज्ञान प्रदान करता है, एक नई विचारधारा में देता है। ये जो बीच का संबंध है दो विषयों के बीच, उसे ही समांकलन या अंतरा पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो भूगोल है वो बहुत सारे विषयों के साथ अंतरापृष्ठ रखता है, चाहे सामाजिक विज्ञान की बात कर लो, चाहे प्राकृतिक विज्ञानों की बात कर लो, सभी विषयों के साथ भूगोल है वो जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि आप कोई भी विषय पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो उसमें भूगोल शामिल होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि आप अगर भूगोल पढ़ रहे हो तो उसमें सब विषय हैं वो शामिल हैं, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान के विषय हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के विषय हों, भूगोल में सारे विषय हों शामिल होते हैं। और आपस में जो संबंध पाया जाता है उसी को अंतरापृष्ठ कहते हैं। अब भूगोल का किन किन विषयों के साथ अंतरापृष्ठ पाया जाता है, कौन कौन से विषयों के साथ पाया जाता है, वो बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं भूगोल की शाखाएं और उपशाखाएं। इसमें हमें भूगोल के विषय क्षेत्र का पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से विषय का किस विषय के साथ अंतरापृष्ठ है वो पाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भूगोल की शाखाएं और उपशाखाएं। भूगोल की जो शाखाएं हैं वो अगर हम मोस्टली दो उपागमों के आधार पर विभाजित किया जाता है। उपागम, दो उपागमों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से, और भी है। अब ये उपागम आपके लिए नया शब्द हो सकता है। उपागम का मतलब होता है अध्ययन करने की विधि, तरीका, टेक्निक। किसी भी विषय का, उसके विषय क्षेत्र का अध्ययन करने का जो तरीका होता है, जो टेक्निक होती है, जो विधि होती है, उसे ही उपागम कहते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन कैसे करता है, तो हमने देखा संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, समानता और भिन्नता का कारण सहित अध्ययन करता है। ये एक तरीका हो गया, ऐसे तरीकों को ही उपागम है वो कहते हैं। तो भूगोल में जो हम अभी वर्गीकरण करेंगे वो दो उपागमों के आधार पर करेंगे। एक तो है क्रमबद्ध उपागम, उपागम, या इसको
विषय वस्तु उपागम के नाम से भी जानते हैं। उपागम यानी अध्ययन करने का तरीका या विधि। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम सिस्टोमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। ये जर्मन भूगोलवेत्ता हुआ है हम्बोल्ट नाम के जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने ये क्रमबद्ध उपागम है वो भूगोल में दिया है। दूसरा जर्मन के ही दूसरे भूगोलवेत्ता हुए हैं रिटर, इन्होंने ये प्रादेशिक उपागम है भूगोल को दिया है। ये हम्बोल्ट ने दिया है, हम्बोल्ट, और ये प्रादेशिक उपागम दिया है रिटर ने। अब ये दो तरीके हो गए अध्ययन करने के। उन दोनों तरीकों में अंतर क्या है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। भूगोल क्या है, याद आया? पृथ्वी का वर्णन। तरीके हमारे पास कितने हैं वर्णन करने के? क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम या प्रादेशिक उपागम। दोनों ही तरीकों में हम किसका अध्ययन करेंगे? पृथ्वी का, लेकिन तरीका भिन्न होगा। जैसे कि ये पूरी पृथ्वी मान लो, पूरा विश्व मान लो। अगर हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक क्रम से एक विषय वस्तु ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम धरातल की बात कर लें, भू आकृति, तो पूरे विश्व में हम देखेंगे कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, वो सारी चीज़ें हैं पूरे विश्व में। सबसे पहले भू आकृति हमने देख ली। फिर जैसे दूसरा विषय लिया हमने जलवायु, तो पूरे विश्व में जलवायु कैसी है, कहाँ पर गर्म है, कहाँ पर उष्ण है, कहाँ पर ठंडी है, कहाँ पर शीतोष्ण है, पूरे विश्व का बारी बारी से हमने अध्ययन कर लिया। दूसरा विषय लेकर जलवायु। इसी प्रकार से हम एक और विषय ले सकते हैं जनसंख्या। तो पूरे विश्व में जनसंख्या कैसे बसी हुई है, कैसे घनत्व है, उसकी साक्षरता क्या है, वो पूरे विश्व का अध्ययन है वो कर लेंगे। एक और विषय ले सकते हैं जैसे वनस्पति। पूरे वनस्पति में हम पूरे विश्व में जंगल कितने हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो पूरे विश्व की देख लेंगे। तो बारी बारी से जितने भी विषय हैं वो सबसे पहले हम पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे, सिर्फ भू आकृति का, फिर जलवायु का, फिर जनसंख्या का, फिर वनस्पति का, ऐसे आगे से आगे सब्जेक्ट लेते जाएंगे और पूरे विश्व का अध्ययन है वो कर लेंगे। ये एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका होता है इस पूरे विश्व को अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग भागों में, टुकड़ों में बांट कर अध्ययन कर लें तो कैसा लगेगा। जैसे इस विश्व का एक भाग हमने अलग कर लिया, इसको कहते हैं प्रदेश। क्या कहेंगे? प्रदेश। प्रदेशों की जो सीमा का निर्धारण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक प्रदेश जैसे थार का मरुस्थल है वो एक अलग प्रदेश है, अरावली पर्वत एक अलग प्रदेश है, हिमालय पर्वत एक अलग प्रदेश हो गया। तो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर जहाँ पर एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं उसको एक प्रदेश कहेंगे। दूसरी जगह पर जितनी दूर में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं उसको दूसरा प्रादेशिक प्रदेश है वो कहेंगे। तो इस प्रकार से पूरे विश्व को हम छोटे या बड़ों में अपने उद्देश्य की दृष्टि से अलग अलग प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित है वो कर लेंगे। तो पहला प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे, उसमें क्या करेंगे? इस प्रदेश का इतने ही क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें सारे इन विषयों का अध्ययन करेंगे। फिर बी प्रदेश में जाएंगे, इस प्रदेश का अध्ययन करेंगे, इन सारे विषयों का करेंगे। फिर सी में जाएंगे, इतने का ही करेंगे, लेकिन ये विषय सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो बारी बारी से सभी प्रदेशों का अध्ययन है वो कर लेंगे।
तो आई थिंक इस हिसाब से ही पूरी पृथ्वी का वर्णन हुआ है और इस हिसाब से भी पूरी पृथ्वी का वर्णन हुआ है। ये विषय के अनुसार यानी क्रमबद्ध रूप से बारी बारी से विषयों को लेकर हम पूरे विश्व का एक साथ अध्ययन करते हैं और उसमें एक प्रदेश विशेष में सभी विषयों का एक साथ अध्ययन है वो करते हैं। तो ये हमारे हो गए भूगोल के उपागम। इन्हीं उपागमों के आधार पर भूगोल की शाखाएं और उपशाखाओं का विभाजन है वो किया गया है। तो कौन से उपागम में कौन सी शाखाएं आती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं।